नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विशेष वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्वावलोकन के क्वेश्चन है, उन सभी को कवर करेंगे। पूरा टॉपिक जो भी यूपी स्पेशल के टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन है इस टॉपिक से। उसके बाद संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी ऐसे जितना भी टॉपिक हमारे परीक्षाओं में रहता है। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा हो गया, यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा हो गया, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का कांस्टेबल, होमगार्ड, यूपीएसआई का एग्जाम हो गया। उन सभी एग्जाम में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, उन सभी का कलेक्शन है ये। बहुत शानदार रहने वाला है क्लास, इसको देखिएगा और परीक्षा से पहले जरूर देख करके जाइएगा। अगर आपका 1 फरवरी 2026 को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, तो उससे पूर्व में इसको देख लीजिए। बाकी होमगार्ड और एसआई यूपी कांस्टेबल के लिए भी महत्वपूर्ण है और पीसीएस के लिए भी साथियों महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले साथियों महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपके मोबाइल में, तो आप YouTube के सेटिंग से कॉर्नर में ऊपर YouTube की सेटिंग है, वहां से क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, फिर देखिएगा सब स्पष्ट दिखाई देगा। पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? उत्तर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। कहां से? राजस्थान के नागौर से। और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी साथियों। अच्छा, इसी को बलवंत राय मेहता समिति को ही शिल्पकार माना जाता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से आया, जिसकी सिफारिश की थी एलएम सिंघवी समिति ने। यानी एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय किया गया। ये 1977 में गठित हुआ था। अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय किया गया था। इसके अलावा ध्यान रहे, भाग भाग 9 में साथियों, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? तो यूपी में 403 विधानसभा है साथियों। उत्तरांचल का गठन हुआ था उत्तरांचल का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके यूपी से उत्तरांचल का गठन हुआ। फिर उत्तरांचल जो नाम है, ये 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया। पूर्व में नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड है। कब से? 1 जनवरी 2007 से। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद आया और साथियों उस समय बिशंबर दयाल ये प्रथम हमारे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रहे संजय मिश्रा हमारे यूपी के लोकायुक्त है। संजय मिश्रा साहब यूपी के लोकायुक्त। और भारत के लोकपाल, लोकायुक्त की तरफ केंद्र में लोकपाल होते हैं, तो हमारे देश के लोकपाल है अजय मानिकराव खानविलकर साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जल्दी किया जाएगा साथियों। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात गलत है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जब चाहे तब हटाया जा सकता है राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद धारण करता है राज्यपाल। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है, तो मोर साथियों हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मछली, तीर और धनुष, ये एक वृत्त में, ये हमारा उत्तर प्रदेश का साथियों राजकीय चिन्ह है, यूपी का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश या टेसु यूपी का राजकीय पुष्प है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। कुल सीटों का वन थर्ड पंचायत में और नगर निकाय में महिलाओं का आरक्षण है। पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, तो उसमें कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? तो 1/3 सीट। लेकिन अगर पूछा जाए विधानसभा और लोकसभा में, तो अभी तक एक भी नहीं था, शून्य था। यानी कि विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण नहीं था। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण दिया गया। इसके अलावा राज्यसभा हो गया और विधान परिषद हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है साथियों। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या महिला, किसी भी प्रकार का आरक्षण किस सदन में नहीं है? तो राज्यसभा और विधान परिषद जो उच्च सदन है उसमें। विधानसभा और लोकसभा में 106वां संविधान संशोधन से ये आरक्षण दिया गया है। और यहाँ पर बात करें पंचायती राज और नगर निकाय, इसमें पूर्व से ही कुल सीटों का वन थर्ड हमारे यूपी में
महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। अक्सर आप देखे होंगे कि आपके गाँव में कभी महिला प्रधानी, अगर गाँव में आप रहते हैं तो ग्राम प्रधान जो है कभी महिला सीट रहता है, कभी सुरक्षित सीट रहता है, कभी आरक्षित सीट रहता है। और नगर में अगर रह रहे हैं, टाउन एरिया में रह रहे हैं, नगर निगम में रह रहे हैं, नगर पालिका में, तो वहाँ पर चेयरमैन या नगर पालिका के अध्यक्ष या नगर निगम के जो मेयर हैं, तो कभी महिला रहता है, कभी सुरक्षित रहता है, कभी आरक्षित रहता है। तो वही है साथियों आरक्षण वाला। तो पंचायत में और नगर निकाय में आरक्षण पहले से था महिलाओं का। विधानसभा लोकसभा में 156वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से किया गया, और राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत का, यानी प्रधान उधान बनना है, जिला पंचायत बनना है, बीडीसी बनना है, तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और 18 वर्ष मतदाता की उम्र होनी चाहिए। कहीं पर भी मतदाता, चाहे प्रधान का इलेक्शन में, चाहे साथियों लोकसभा, चाहे विधानसभा में कोई भी वोट डालता है, तो उस वयस्क मताधिकार हमारे देश में पूर्व में 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन से 18 वर्ष तय किया गया। प्रदेश के नगरों में मेयर का चुनाव होता है, तो सीधे जो नगर के निर्वाचक होते हैं, मतदाता सूची में जिसका नाम होता है नगर में, उनके द्वारा मेयर चुने जाते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं साथियों। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो नित्यानंद स्वामी ये नहीं रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, टीएन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, राम नरेश यादव चीफ मिनिस्टर रहे। आगे देखते हैं 10वां के बाद 11वां प्रश्न साथियों। 11वां प्रश्न, अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? यूपी में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, एक सुचिता कृपलानी और दूसरी बहन कुमारी मायावती, 2 लोग। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष। अब संग्रहालय, संगठन और संस्थान स्थल, पार्क और सिटी से क्वेश्चन रहेगा साथियों, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय या म्यूजियम कौन है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, वो है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो नोएडा में है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्हीं के नाम पर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय यूपी में कितने हैं? 3 है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, रिसर्च सेंटर। आगे देखते हैं अगला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरठ में है आलू अनुसंधान केंद्र। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में साथियों। हैंडलूम हथकरघा, हैंडलूम या हथकरघा या सब्जी, सब्जी साग भाजी एक ही बात है साथियों। सब्जी साग भाजी हैंडलूम हथकरघा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। बाबतपुर हवाई अड्डा भी वाराणसी में स्थित है। बाबतपुर हवाई अड्डा का नया नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, ध्यान है उसको। अगला देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ध्यान रहे कि दाल और चीनी, दाल और चीनी, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और चीनी अनुसंधान संस्थान शुगर केन नहीं साथी, शुगर अनुसंधान संस्थान, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कानपुर में। और शुगर केन बात करें, गन्ना का अनुसंधान संस्थान, तो लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क, तो ग्रेटर नोएडा में है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। ये क्वेश्चन, एग्रो पार्क लखनऊ में है, अप्रैल पार्क नोएडा में है, प्लास्टिक पार्क ये कानपुर में नहीं है, गोरखपुर में है। गोरखपुर में नरकटहा, गोरखपुर नरकटहा में प्लास्टिक पार्क है। तो ये वाला जो है हमारा पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सिर्फ ये सी वाला सुमेलित नहीं है। कानपुर में नहीं है प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर नरकटहा में है। एग्रो पार्क लखनऊ में है, अप्रैल पार्क नोएडा में है साथियों। और अप्रैल पार्क नोएडा में भी है, आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में। अप्रैल पार्क मतलब कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल जो योजना है कपड़ा का, उससे संबंधित सबसे पहला ये प्लांट था साथियों। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, बनथारा उन्नाव में। यानी कि ये तीनों सही है। सी प्लास्टिक पार्क गोरखपुर में है, तो सही सुमेलित नहीं है ये सी। यहाँ पे गलती से हाईलाइट हो गया, हम आपका गलत नहीं होने देंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कागज उत्पादन कहाँ होता है? तो सहारनपुर में, इसीलिए सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारत में अखबारी कागज सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में। नेपानगर मध्य प्रदेश भारत का अखबारी कागज। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो झांसी में। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 17 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड के लिए साथियों कानपुर में। ध्यान रहे यूपी में हैंडीकैप्ड दिव्यांग होते हैं, उनका हाथ पैर कृत्रिम कहाँ बनता है तो कानपुर में। और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। आईआईटी हमारे यूपी में कहाँ पर है? कानपुर में है। और दूसरा आईआईटी बीएचयू में हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आईआईटी बीएचयू आईआईटी हो गया। इसके अलावा साथियों जयपुर को याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र हैंडीकैप्ड का जो टेक्नोलॉजी है वो जयपुर में। भारत का सबसे बड़ा हैंडीकैप्ड का जो हाथ पैर कृत्रिम बनता है यानी कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? जयपुर में। यूपी में कहाँ पे है? कानपुर में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं परिषद है, परिषद पूछा जाएगा तो शाहजहांपुर में, और अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तब हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान संस्थान, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय हैंडलूम अनुसंधान संस्थान हथकरघा वो भी वाराणसी में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आम अनुसंधान संस्थान दशहरी आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगला देखिएगा, आगे है, आगे क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है साथियों लखनऊ में। और गोरखपुर में ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। दो स्पोर्ट्स कॉलेज ये हो गया, और सैफई में भी स्पोर्ट्स कॉलेज है। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? आगरा में। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में। इसके बाद यूपी स्पेशल का जनगणना से क्वेश्चन आपको मिलेगा। टॉपिक जनगणना का है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? लखीमपुर खीरी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी है, और सेकेंड पर है सोनभद्र सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर 77.3 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 77 लगभग 77% आप याद कर लीजिए कि पुरुष है। अब एवरेज में अगर हम देखें तो 67% लगभग उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है। 67 से 10 कम किए हम 57%, लगभग 57% महिला साक्षरता है। और 67 से 10 आगे करेंगे 77% तो पूर्व साक्षरता दर है। और ओवरऑल 67 दशमलव समथिंग ये साक्षरता दर है। तो इस तीन से आप कर लेंगे साथियों, महिला 57 लगभग, पुरुष 77 लगभग, और 67 ओवरऑल है, महिला पुरुष मिला करके साक्षरता दर है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902। और नॉर्मल अगर बात किया जाए सामान्य तो 912 है। यानी उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात है 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का 48% है और पुरुष आबादी 52% है। और ट्रांसजेंडर आबादी कहा गई तो अभी तक उनको नहीं माना जाता था, नहीं काउंट किया जाता था, भेदभाव होता था। आगे हो सकता है अगली जनगणना में उनका भी रिकॉर्ड आए साथियों। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिएगा, अनुसूचित जनजाति वाला पूछ रहा है तो सोनभद्र हो जाएगा, और अगर अनुसूचित जाति वाला पूछा जाएगा तो सीतापुर हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? डेंसिटी वाला उपरोक्त ऑप्शन में गाजियाबाद हो जाएगा साथियों, गाजियाबाद। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है यानी सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है तो 912, और शिशु लिंग अनुपात पूछा जाएगा तो 902। आठवां प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो उत्तर हो जाएगा कानपुर में उच्चतम साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, आप पूरा डिटेल देखिएगा। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक साक्षरता दर तो गौतम बुद्ध नगर होगा। अब लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं था तो सेकेंड जो है वो कानपुर है। फर्स्ट पे गौतम बुद्ध नगर है, सेकंड पे कानपुर है, तीसरे पे औरैया है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे गौतम बुद्ध नगर दिया गया है और कानपुर भी दिया गया, गाजियाबाद दिया गया है, तो उत्तर सी हो गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर न दिए जाने के कारण सेकेंड वाला कानपुर चूज किया गया है, तो आप ध्यान रख रहिएगा। 2001 से 11 यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.22% हमारे उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर हुई, यानी कि 16 करोड़ हमारी आबादी 2001 की जनगणना में थी, और 19 करोड़ 98 लाख 1 2 3 4 1 ये हमारे देश की आबादी 19 98 1 2 3 4 1 ये आबादी हमारी हो गई 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी है 19 98 1 2 3 4 1। 11वां प्रश्न देखिएगा, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो उत्तर हो जाएगा महोबा, सबसे कम जनसंख्या महोबा में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, कला संगीत नृत्य
मेला पर्व, अभी क्वेश्चन छूटा हुआ है, ऊपर देखिएगा। 2 क्वेश्चन और है जनगणना से। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या 16.5% है। यूपी में पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सर्वाधिक बूढ़े पाए जाते हैं, सर्वाधिक युवा पाए जाते हैं, सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला। जब सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यूपी में है तो सब कुछ ज्यादा। इसकी 10 की वृद्धि दर 70.7% है, गलत बात है। 20.22% है, यही उत्तर हो जाएगा। इसका लिंगानुपात 912 है, सही है, और शिशु लिंगानुपात 902 है। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? तो जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद सबसे बड़ा जिला है। अगला टॉपिक है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेला, पर्व और बोलियां से। यहाँ से क्वेश्चन अब रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, जाकिर हुसैन हारमोनियम से ना है, ये तबला से है, वाह ताज वाले साहब हैं ये, तबला से संबंधित है, तबला बजाते हैं साथियों। अमजद अली सरोद से है, अमजद अली अकबर अली सरोद से है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा? तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कौशाम्बी ध्यान रहे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की, और इसके अलावा सितार का निर्माण इन्होंने ही किया था। बीड़ा और तंबूरा से सितार को किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने बनाया था। 1253 ईस्वी में एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इनको तूतीय हिंद कहा जाता है। इन्होंने साथियों कई रचनाओं का वर्णन किया था, कई रचनाओं का लिखा था, कई रचनाओं को संकलित किया था, जैसे नूह, सिपाहसालार, आशिका, खजाइनुल फतह, मिफ्ताहुल फतह, ये सब इनकी रचना है, अमीर खुसरो की तूतीय हिंद की। पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। सितार का मिश्रण क्या है? सितार अमीर खुसरो ने बीड़ा और तंबूरा मिला करके सितार नामक एक नया वाद्य यंत्र बनाया था। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का लोक नृत्य है कर्मा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा का है साथियों। बुंदेलखंड क्षेत्र के आल्हा और उदल दो सेनापति थे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल वंश था, चंदेलों का संस्थापक नन्नुक था। वही चंदेल वंश के दो प्रसिद्ध सेनापति थे, आल्हा और उदल। तो महोबा क्षेत्र। और बिरहा कन्नौज से नहीं, पूर्वांचल से है, जहां से हम लोग हैं वहां का है बिरहा। और रसिया बरसाना का है, और कजरी मिर्जापुर का है। तो उत्तर हमारा बी, यही सुमेलित नहीं है, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने का शौकीन था, औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था, इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा है साथियों ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राग मल्हार, मियां मल्हार इनकी प्रसिद्ध रचना थी। ग्वालियर से एक और बात, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी साथियों ग्वालियर में स्थित है। लेकिन ये रानी कहाँ की थी? तो झांसी की रानी थी, विवाह इनका झांसी में हुआ था। और साथियों इनका मतलब इनका मूल निवास क्या था? इनका मायका क्या कहा था? इनका घर कहाँ था? तो इनका घर साथियों वाराणसी, बनारस। वाराणसी के इनका मूल नाम था मन्नू या मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई। अगला 11वां, ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो हर साल फरवरी महीने में ताज महोत्सव मनाया जाता है। अब इसी के तर्ज पर साथियों, ताज महोत्सव के तर्ज पे हर जिला में महोत्सव मनाया जाता है। गोरखपुर महोत्सव, महाराजगंज महोत्सव, सैफई महोत्सव। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ये चारों घराना साथियों, आगरा घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, चार घराने हमारे उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से है? तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से है। सही है। सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच जिले में लगता है। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सैरा नृत्य साथियों बुंदेलखंड का है, फसल कटाई के समय में यह नृत्य किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर ले, सारा क्वेश्चन हो जाए। 16वां ज्यादा ऊपर चला क्या? 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है साथियों आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड के, आल्हा और उदल बुंदेलखंड के प्राचीन जो है राजवंश में सेनापति थे साथियों। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वृंदावन में हरिदास जयंती मनाया जाता है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ध्रुव तारा जोशी संबंधित नहीं, बिंदा दिन, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये लोग कथक से है। और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। और कथक में ली लगा देंगे, लौ तई केरल हो जाएगा साथियों, यानी कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों सुमेलित नहीं है? बिरहा कानपुर का नहीं साथियों, ये पूर्वांचल का है। कानपुर
अवध क्षेत्र में आता है और बिरहा अपने पूर्वांचल का है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू लोकगीत यहाँ का नहीं है, ये राजस्थान का है। ढोला मारू राजस्थान का है, बिरहा यूपी का है, कजरी यूपी का है, रसिया यूपी का है। आगे देखिएगा 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। शिवनंदन नौटियाल ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो आगरा में हर साल आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके समय में हुआ था? हुमायूं के समय में चित्रकला की शुरुआत होती है, अकबर उसको आगे ले जाता है और जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कजरी यूपी में वर्षा के समय गाने जाने वाला गीत है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी कहाँ से? तो किराना घराने से संबंधित थे। कथक कलाकार कौन नहीं है? बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, किशन महाराज नहीं है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर सहारनपुर शाकंभरी सहारनपुर में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो बरसाना में, मथुरा बरसाना में लठमार होली। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो बढ़ैया लोक नृत्य नहीं है। बाकी ख्याल, पाई डंडा, ख्याल, पाई डंडा और राई, ये तीनों बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बढ़ैया लोक नृत्य यहाँ का नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन साथियों। 30वां क्वेश्चन, किस सूफी संत की उर्स पर बाराबांकी में मेला लगता है? तो वह हाजी वारिस अली शाह का। इसके बाद है टॉपिक प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था, महामोक्ष परिषद किया था कन्नौज और प्रयाग में। चौरी चौरा किस जिले में है? तो गोरखपुर में है। 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर पुलिस थाने में घुसाई भीड़ ने, आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था। 4 फरवरी डेट याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में आपको 5 फरवरी मिलेगा, लेकिन प्रमाणिक है 4 फरवरी, एनसीईआरटी में लिखा गया है और लोक सेवा आयोग भी उत्तर मानता है 4 फरवरी को। आपको बहुत किताबों में 5 फरवरी 1922 मिलेगा, लेकिन आप 4 फरवरी टिक करिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर में है नैमिषारण्य। यहाँ पर माना जाता है कि प्राचीन काल में 70-80 हजार ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या की थी। तपोभूमि है नैमिषारण्य, सीतापुर में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में है, कुशीनारा में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, निधन हुआ था, उसी क्षेत्र को साथियों कुशीनगर, उसी क्षेत्र में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम था साथियों जौना खां। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर का निर्माण कराया था। जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसके स्मृति में किया गया? तो उत्तर हमारा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। किसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज शहर का प्राचीन नाम है कान्यकुब्ज या महोदय श्री। कान्यकुब्ज या महोदय श्री कन्नौज का प्राचीन नाम है साथियों। और महोबा का महोत्सव नगर, महोबा का महोत्सव नगर। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी। प्राचीन नाम काशी। और एक बात ध्यान रखिएगा, काशी पूरे विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर है। पूरे विश्व का सबसे प्राचीन नगर पूछा जाए तो मेहरगढ़ है, लेकिन पूरे विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर है पूरी दुनिया का तो काशी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का भी है, भारत का भी है, दुनिया का भी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगेश्वर पूरी बांदा में नहीं है साथियों। बाकी हस्तिनापुर मेरठ में है, विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर में है। उदयन वासोदत्त की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। संत कवि मलुक दास थे कौन? कहाँ के पूछा जा रहा है? तो कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी के पास कड़ा मानिकपुर के थे संत मलुक दास। संत मलुक दास, संत मलुक दास कड़ामानिकपुर कौशाम्बी के। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? लखनऊ में है साथियों। और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में है साथियों। जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर और बलरामपुर में है। बलरामपुर जिला में पड़ता है। लेकिन देवीपाटन मंडल किस मंडल का नाम है? तो गोंडा मंडल का नाम है। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में स्थित है। लेकिन ध्यान रहे कि जिसके नाम पर गोंडा मंडल का नाम पड़ा देवीपाटन, वो बलरामपुर जिला में तुलसीपुर में है। मंदिर नाम से प्रसिद्ध है देवीपाटन मंदिर। 16वां प्रश्न देखिएगा। 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये साथियों आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती, संकीसा नहीं है साथियों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल रहा है साथियों। इसका 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 कब्र है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। आगे देखिएगा, 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा नदी के किनारे है वाराणसी, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, और कोसी के किनारे नहीं है, राप्ती के किनारे है, और राप्ती नदी का प्राचीन नाम है अचरावती, और सरयू नदी के किनारे अयोध्या। गोमती नदी के किनारे जौनपुर भी है, सुल्तानपुर भी है साथियों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू है। महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है महोदय। कान्यकुब्ज भी इसका पुराना नाम है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया, कहाँ पर? मेरठ के सरधना में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर सही है। हाजी वारिस अली का मजार देवा शरीफ सही है। 88,000 ऋषियों के तपोस्थल संकीसा नहीं है साथियों, नैमिषारण्य सीतापुर है। 23वां, निम्न में से किस स्थल पर कलिंजर किला स्थित है? बांदा में है कलिंजर। बांदा कलिंजर बहुत बार पूछा गया है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है साथियों। अल्फ्रेड पार्क, इसी का नाम कंपनी गार्डन है। और यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को मुठभेड़ में हमारे हमारे क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार करके शहीद हो गए थे। तो इन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड पार्क का नाम आजाद पार्क हो गया। प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज का फेफड़ा इसको कहा जाता है, आजाद पार्क को। अगला देखिएगा, अगला 25वां से हमारा शुरू होगा। 25वां क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। यानी कि बनारस का साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था किसने? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। अगला है प्रमुख व्यक्तित्व से। यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व वाला टॉपिक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में। एटा एटा ऑप्शन में रहेगा साथियों। एटा भी आप कर सकते हैं। नवीनतम जो है एटा से अलग होकर के कासगंज बना है। और जगह पूछा जाए तो पटियाली में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, समुद्रगुप्त। न कि चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को इन्होंने उत्कीर्ण किया था, जिसमें दक्षिण अभियान का वर्णन मिलता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन इस टॉपिक का। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर के थे, अबुल फजल आगरा से थे, बीरबल साथियों मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कल्पी कल्पी बिजनौर से थे। कल्पी बिजनौर, न कि कन्नौज, कल्पी बिजनौर। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। रघुपति सहाय उनका उपाधि था, उपनाम था फिराक गोरखपुरी। 7वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान की रचना नहीं, हमीर रासो साथियों जोधराज की रचना है। जोधराज की रचना है हमीर रासो। नरपति नाल की रचना है बिसल देव रासो। जगनी की रचना है आलाखंड दयाल है। रामचंद्र का रसिक प्रिया रचना है किसकी? केशवदास की। 9वां प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, और गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। फैजाबाद में अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी। और एक ऑप्शन अगर रहता साथियों यहाँ पर इलाहाबाद, अब इसका जिसका नाम है प्रयागराज, यहाँ पर रोशन लाल को फांसी दी गई थी। रोशन लाल, ये 4 क्रांतिकारी साथियों। काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी की सजा हुई थी। 1925 का काकोरी षड्यंत्र केस। एचआरए का गठन हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन 1924 में। इसी के जवानों ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कहा जाता है साथियों। 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। क्या था? लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 टाउन ट्रेन थी, जिसको लखनऊ के समीप में काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया था चंद्रशेखर आजाद, और ये प्रमुख 4 क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, ये चारों लोग पकड़े गए थे साथियों। तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी, और रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में फांसी। फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। आगे बढ़ते हैं
बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? ये देखिए गलत ट्रिक हो गया, उत्तर होगा वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुछ डेथ हुआ था। अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था वैशाली में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। और राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। और ये गीतांजलि रचना साथियों, गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय और फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय। अगला टॉपिक है शिक्षा साहित्य और शिक्षा साहित्य पत्रिकाएं। इससे अब हमको क्वेश्चन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन? तो प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? तो झांसी में। अगला अगला प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है 4 से। देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? मथुरा में। प्रथम दिव्यांग प्रथम दिव्यांग या विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। साथियों, दिव्यांग शब्द नवीन है। पूर्व में दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होता है गोरखपुर गीता प्रेस से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा। उर्दू को राज्य का द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। और हिंदी पहली भाषा 1947 में, हिंदी 1947 में, उर्दू 1989 में। अगला अगला थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं साथियों। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रयागराज में है। मिड डे मील प्रदेश में कब शुरू हुआ? 1995। इसका नया नाम क्या हो गया साथियों? पीएम पोषण योजना हो गया। मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण योजना। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापित हुआ। बीएचयू है 1916। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस सब में कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। देखिएगा 16 नंबर, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देखिएगा थोड़ा सा इसमें ऑप्शन इधर से उधर हो गया है। बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये भी साथ में सेंट्रल विश्वविद्यालय है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये तो राष्ट्रीय लगा ही है, तो ये भी सेंट्रल विश्वविद्यालय। यानी यहाँ ऑप्शन में चारों सेंट्रल विश्वविद्यालय दिया गया है, ध्यान रखे रहेगा। अगर यहाँ पूछ देता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो अयोध्या फैजाबाद में है वो राज्य विश्वविद्यालय साथियों, या तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया तो चारों ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि हो सकता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के बारे में पूछा गया है, तो वो राज्य विश्वविद्यालय है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर राज्य विश्वविद्यालय। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है। 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 4 विश्वविद्यालय है कृषि से। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1972 में। उर्दू अकेडमी 1972 में। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक संरचना और जलवायु यूपी का। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, बनाता है? तो सहारनपुर। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये चारों भारत के सबसे बड़े से छोटे का क्रम में है। देखिएगा साथियों, आप ट्रिक याद कर लीजिए। राम महान राजा थे, तो राज से राजस्थान, मो से हो जाएगा मध्य प्रदेश और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपको 3 याद हो गया और चौथा अपना उत्तर प्रदेश है। यानी यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 1 है। अगला, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया से स्पर्श नहीं करती है। बलिया यूपी का साथियों सबसे पूर्वी जिला है यहाँ पर। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा कंकरीली पथरीली मिट्टी।
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो गोरखपुर में। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा में। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए आ गया, गोरखपुर में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। यूपी की बात हो रही है। भारत में तो आप जानते ही हैं, भारत और पूरे दुनिया में मासिनराम चेरापूंजी तहसील मेघालय में। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्र निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है तो लखीमपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और सेकंड सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। सोनभद्र को स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को स्पर्श करती है। थोड़ा सा मैप बना के आपको दिखा देते हैं साथियों। ये सोनभद्र है, सोनभद्र में यहाँ से बिहार राज्य हो गया और यहाँ से झारखंड राज्य हो गया, ये सीजी छत्तीसगढ़ हो गया और शेष मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के सीमा पर है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? किस जिला को? तो बस्ती जिला किसी भी देश से इंटरनेशनल सीमा से नहीं है। श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज ये सब जो है साथियों नेपाल से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो इन ऑप्शन के अनुसार वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.3%। जो हमारा यूपी है साथियों, ये भारत का कितना क्षेत्रफल परसेंटेज में लिया हुआ है? तो 7.3% क्षेत्रफल को धारण करता है। निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? यूपी से मिलती है नेपाल की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्यों से यूपी की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है मिट्टी, कृषि, पशुपालन। इस टॉपिक से रहेगा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये अगर स्टार किया जाए इसको तो ये 4 स्टार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। अभी पीसीएस या आरओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं में है। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पंतनगर में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है तो गेहूं। लाल मिट्टी पाई जाती है तो मिर्जापुर, झांसी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, इससे वहां पर मार मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 है। और अगर भारत में पूछा जाएगा तो 20 उत्तर करिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी साथियों। आगे देखिएगा। दुग्ध सहकारी समिति वाला क्वेश्चन साथियों, ये लखनऊ में भी हुआ था और प्रयागराज में हुआ था, लेकिन प्रमाणिक तौर पर जो है वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जो आयोग ने उत्तर माना है वो लखनऊ है साथियों। हालांकि आप पढ़ेंगे तो प्रयागराज में भी दुग्ध सहकारी समिति स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन किसमें है? गेहूं, गन्ना, आलू में। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा है, महोत्सव नगर महोबा। पान का क्षेत्र महोबा, पान उत्पादन में महोबा। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित इटावा है, चंबल नदी इसमें अवनालिका अपरदन करती है यानी मृदा का अपरदन होता है। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित वायु अपरदन से पश्चिमी क्षेत्र होता है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं है, पूछा गया है तो चावल नहीं है, गेहूं है, आलू है, गन्ना है, नहीं। थोड़ा सा ध्यान से आप भी परीक्षा में क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़िएगा जल्दीबाजी में। जब 100-150 क्वेश्चन रहते हैं साथियों तो थोड़ा सा जल्दी करने के कारण जो है कभी कभी लास्ट तक हम नहीं पढ़ते और एक दो क्वेश्चन हमारे आसान गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा आसान क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। अगर 4-5 क्वेश्चन आसान गलत हो जाता है परीक्षा में तो फिर हमको परिणाम अपना रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है। 13वां प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा 20। और सबसे जलवायु क्षेत्र अगर पूछा जाए तो 9। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना, कॉमर्शियल क्रॉप यूपी का क्या है? तो गन्ना हो जाएगा। आगे देखिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दलहन में चना का क्षेत्र सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सीमांत कृषक किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषि कहते कृषक कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई महीने में खरीफ की फसल जब मानसून आता है साथियों, बारिश होती है तब। 19वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा उत्तर प्रदेश देश में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल से है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया है? तो गंगा नदी। हथनी कुंड परियोजना कहाँ है? तो यमुना नदी पर है।
माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और माता टीला बांध साथियों रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसका नाम है और ललितपुर जिला में है, जहां पर यूरेनियम का एकमात्र भंडारण है। यूरेनियम यूपी में कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध ये सुमेलित नहीं है। राजघाट साथियों बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई ये बेतवा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में स्थित है और इस फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी एक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है? तो गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील। उसमें भी फुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। अगला, परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात, विहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है, जो यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है, बरेली में है साथियों। बरेली में रामगंगा बांध और रामगंगा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 13वां से शुरू होता है। निम्न में से किस नदी को का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी क्षेत्र। जिला कौन सा? तो इटावा सबसे ज्यादा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है और यूपी बिहार का सीमा कौन निर्धारण करती है? तो गंडक नदी। भारत के गंडक नदी को सदानीरा भी कहा जाता है। और कौन सी ऐसी नदी है जो प्राचीन काल से अभी तक नहीं सूखी है, सदैव उसमें नीर रहता है? तो सदानीरा यानी कि गंडक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई पंपसेट नलकूप से होती है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट परियोजना स्थापित की गई है, बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। गोविंद बल्लभ पंत बांध कहाँ स्थित है? सोनभद्र जिला में स्थित है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर जिला है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन से। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, बेतवा नदी पर है। इसका पुराना नाम माता टीला बांध और ललितपुर जिला में स्थित है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर बनाया गया, सोनभद्र में। ये ऊर्जा संसाधन से, एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन अब आएगा यूपी स्पेशल का। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। नरौरा परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? रोजा में। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर्य ऊर्जा। सौर्य ना साथियों, सौर लिखा जाएगा। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन होता है। आगे देखते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे अगले पेज पे छठा क्वेश्चन हमारा उसी टॉपिक से है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा यानी एनटीपीसी प्लांट। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? तो रूस देश के सहयोग से हुई है। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा कहाँ स्थित है? तो बुलंदशहर में। कब स्थापना हुआ है, कब चालू हुआ है? तो 1992। नरौरा बुलंदशहर यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है। जैसे साथियों कलपक्कम कुडलकुलम और कलपक्कम कुडलकुलम है, तारापुर है, वैसे ही यूपी में एकमात्र नरौरा है। प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा एनटीपीसी का नहीं है। खनिज, वन्य संपदा और वन्य जीव से अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा इस टॉपिक से। बखिरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो संत कबीर नगर में है, बखिरा झील, और वहीं पर पक्षी आती है तो उसको डिक्लेयर किया गया है बखिरा पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस। माना जाता है कि लिप्टस या लिपस्टिक या यूकेलिप्टस का पेड़ अपने अगल बगल के जल को एक दिन में 200 लीटर जल को सोख लेता है, पी लेता है, इसलिए पर्यावरण का दुश्मन, प्रकृति का दुश्मन इसको कहा जाता है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार की। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है साथियों। सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा लाख बहोसी कहाँ पर है पूछा जाए तो कन्नौज में है लाख बहोसी। छठा प्रश्न,
प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना की गई। इटावा में साथियों लायन सफारी बब्बर शेर सफारी की स्थापना की गई, फिर बंद भी हो गया था ये। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में यूरेनियम उपलब्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाया जाता है। निम्न जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में दो तीन बात। कोयला वाला क्षेत्र है सोनभद्र, कोयला वाला क्षेत्र है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी है, सर्वाधिक राज्यों को सीमा बनाती है, सर्वाधिक राज्यों, और सेकंड सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला सोनभद्र है। सुरहताल पक्षी अभयारण्य बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो आगरा में है, सुरहताल बलिया में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र सोनभद्र है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर है, सिलिका बालू के लिए प्रयागराज है, और यूरेनियम के लिए झांसी ना है साथियों, याद रखे रहे, ललितपुर है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर, कई राज्यों में विस्तारित है। अगला टॉपिक है हमारा परिवहन तंत्र से क्वेश्चन रहेगा। परिवहन तंत्र पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों का एक दूसरे से मिलन कहाँ है? झांसी में। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आगरा में। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 2 है साथियों। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर NW1 नेशनल वाटरमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है साथियों। आगे देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे किन के मध्य है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य में है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य में है। छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह और अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में। वाराणसी में बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। आगरा में साथियों खेरिया हवाई अड्डा है, फुर्सत में नहीं है, आगरा में खेरिया है। इसके अलावा इलाहाबाद प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। देश का तीसरा है, और यूपी में कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है? तो रायबरेली उत्तर करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न उद्योग और औद्योगिक विकास से है। उद्योग और औद्योगिक विकास से क्वेश्चन है। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र में किसानों का जो जोत का आकार है वो बड़ा है, किसानों के पास खेती ज्यादा है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? कच्चा माल की उपलब्धता, यहाँ पर कोयला क्षेत्र है इस नाते। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो चीनी है, सीमेंट है, सूती वस्त्र कपड़ा वगैरह है, लेकिन ये फर्टिलाइजर उर्वरक ये परंपरागत नहीं है, आधुनिक उद्योग है। गीडा क्या है साथियों? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे नोएडा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे लीडा है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कीडा है कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। दादरी चुनार चूर्क डल्ला सभी कारखाने किसके उत्पादन के लिए? सीमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के लिए फेमस है बरेली। बरेली दिया सलाई और बांस उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। फिरोजाबाद साथियों, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए और कांच उद्योग के लिए फेमस है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा हैंडलूम उद्योग, और हैंडलूम रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो सीमेंट उद्योग, मिर्जापुर का चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और कांच उद्योग के लिए साथियों फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना डीएलडब्ल्यू मंडुआडी वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में साथियों, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा में, और बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी है। निम्न में से कौन गलत युग्म है? कानपुर में चमड़ा उद्योग है, मेरठ में चीनी उद्योग है, वाराणसी सीमेंट उद्योग के लिए नहीं साथियों, हैंडलूम के लिए है वाराणसी, और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए है। 12वां प्रश्न निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल सामान के लिए मेरठ जाना जाता है, अपने यूपी का खेल शहर के रूप में भी जाना जाता है मेरठ को। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न 1903 में भारत का प्रथम चीनी मिल स्थापित हुआ था प्रतापपुर देवरिया में। हालांकि साथियों 1843 में बेतिया में, बिहार के बेतिया में भारत का पहला शुगर फैक्ट्री स्थापित हुआ था, लेकिन ऑप्शन में ये दिया गया ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन कर दिएगा। लेकिन अगर बेतिया रहा ऑप्शन में तो भारत का पहला शुगर फैक्ट्री बेतिया 1847, लेकिन कुछ समय के बाद ये बंद हो गया था, असफल हो गया था। 1903 देवरिया प्रतापपुर में यूपी का पहला शुगर फैक्ट्री और भारत का पहला व्यवस्थित शुगर फैक्ट्री स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर है।
निम्न में सुमेलित नहीं है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में, उर्वरक लखनऊ में नहीं है। कोई फर्टिलाइजर लखनऊ में कोई फर्टिलाइजर संयंत्र नहीं है, उर्वरक कारखाना नहीं है। कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर और भदोही है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए सोनभद्र है। तो उर्वरक वाला 3 जगह है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। गोरखपुर में फर्टिलाइजर है, उर्वरक कारखाना है। आंवला बरेली में है, आंवला बरेली में है। और फूलपुर प्रयागराज, ये 3 जगह यूपी में उर्वरक संयंत्र है। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी। आगे देखिएगा, 18वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ है, कालीन के लिए भदोही है, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद है। चिकन करी ये है साथियों, जरी चिकन जरी कपड़े पर ये जो है डिजाइनिंग का एक है साथियों स्किल, ये लखनऊ से संबंधित है। उत्तर हमारा सी हो जाएगा, तो यही सुमेलित नहीं है। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर नहीं है, फिरोजाबाद है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ है? कानपुर में, ध्यान रहे। और भारत का जो है जयपुर में है, जयपुर। अगला, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? 1975 में। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्निक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। विज्ञान नगरी स्थित है साइंस सिटी, तो लखनऊ में। अगला देखिएगा, अगला है, अगला हमारा 9वां से है। प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र साथियों, इसरो का सुदूर संवेदन केंद्र या रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है, लखनऊ में। अगला, अनुसूचित जनजातियों से क्वेश्चन साथियों। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला भी पूछा जाए तो सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये भी सोनभद्र, परसेंटेज में भी और सर्वाधिक संख्या में भी। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला तो बागपत है यूपी का। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति रहती है? तो थारू रहती है, थारू साथियों। आगे देखिएगा, ये प्रदेश का है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? यूपी में 2003 में 10 शेड्यूल्ड ट्राइब को सूचीबद्ध किया गया था। पहाड़िया जनजाति किससे संबंधित है? तो सोनभद्र जिले से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो खरवार जनजातियों में। अगरिया जनजाति निवास कहाँ करती है? सोनभद्र में। कर्मा किसका लोक नृत्य है? खरवार जनजाति का लोक नृत्य है कर्मा। किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में रहती है? खरवार नहीं साथियों, बुक्सा। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है, खरवार को मत करिएगा उत्तर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाओं से क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टॉपिक में। पहला है, परिवार नियोजन बीमा योजना यूपी में कब शुरू हुआ था? 30 दिसंबर 2005 को। दृष्टिबाधितों के लिए विद्यालय को क्या कहा जाता है? प्रयास कहा जाता है दृष्टिबाधितों के विद्यालय को। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण कहाँ है? रामपुर। राम जी के नाम पे जो नगर है वहां पर सर्वाधिक जो है अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब साथियों, अल्पसंख्यक मतलब हुआ कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो भी धर्म के लोग हैं, और हिंदू धर्म में जो संप्रदाय आता है जैसे सिख और बौद्ध, उसको अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इन लोग को अल्पसंख्यक माना जाता है। तो रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, ध्यान रहे कि यूपी में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ पर है? तो रामपुर में। निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा योजना है केंद्र सरकार की। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। गंगा एक्सप्रेसवे साथियों ये राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की गंगा एक्सप्रेसवे है, तो उत्तर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार की नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था 1993 में। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है, यानी शुरुआत कब हुई? 1975 में समेकित बाल विकास परियोजना। काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। थोड़ा सा इसको देखिएगा साथियों, यहाँ से क्वेश्चन संभावित है परीक्षा में, संभावना इसका होने का, क्यों आप खुद समझ जाएंगे। काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों का विलय करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि साथियों, यानी कि नरेगा की शुरुआत की गई। नरेगा एक्ट हमारे देश में आया 2005 में। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड के एग्जाम में। नरेगा एक्ट 2005 में आया, और साथियों 2 फरवरी 2006 में नरेगा लागू हो जाता है हमारे देश में। और 2008 में 2008 में साथियों यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। यहाँ पर कुछ जिलों में लागू होता है, और उसके बाद
2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी वाला योजना है मनरेगा। फिर अभी इसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। तो आपको याद होगा जी राम जी विधेयक जब हो रहा था तो बड़ा इसका विरोध विपक्षी दल कर रहे थे। तो वही विधेयक है जी राम जी विधेयक साथियों, ये मनरेगा का नया नाम हो गया है। अगला 8वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी का गठन किया गया था 1947 में। जो युवा कल्याण अधिकारी होते हैं साथियों, युवा कल्याण अधिकारी जिला में और ब्लॉक में, और युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक रक्षक दल का अधिकारी, उन्हीं के अंतर्गत में जो होते हैं पीआरडी के जवान, उनका पीआरडी का गठन 1947 में हुआ था। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुआ था? 1999 सन 2000 में। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से है।